Hello dear friends, you're most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे 17 जून 2020। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। दैनिक जागरण 17 जून 2020। तो अगर फर्स्ट पेज पर हम न्यूज देखें आज की, तो ये है भारत और चीन के बीच 4 दशक के बाद सीमा पर खूनी संघर्ष। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली बार जो हम लगातार बनाए हुए थे नजर, कहां पर, चाइना और इंडिया। यहां पर पूरा अगर हम एडिटोरियल देखें, ये पूरा न्यूज देखें, तो यहां पर आपके लिए मैं व्यू बढ़ा देता हूं ताकि आप आसानी से पढ़ सको इसको। यहां पर फर्स्ट, भारत चीन के बीच 4 दशक के बीच सीमा पर पहली बार एक खूनी संघर्ष हुआ है। तो इसमें और क्या क्या हम देख सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। हम पहले से पढ़ रहे थे कि जो लद्दाख है, पूर्वी लद्दाख, वहां पर ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो पूर्वी लद्दाख में जो वास्तविक नियंत्रण सीमा है, उसमें अतिक्रमण को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में तनातरी जारी थी। और इसने पिछली जो सोमवार की रात थी, उसमें हिंसक झड़पों में चेंज हो गई माय डियर फ्रेंड्स। एंड आधिकारिक रूप से इस झड़प में एक कर्नल सहित लगभग 20 हमारे आर्मी के लोग मारे गए और 17 अन्य जवान बुरी तरह घायल हुए हैं। शहीद और घायल जवानों को ये 16 बिहार रेजिमेंट के हैं। उधर इस झड़प में चीन के लगभग 43 आर्मी मैन हैं, उनके मारे जाने की खबर है। तो ये दोनों तरफ से इस बीच गोलियां नहीं चली, लेकिन जो पत्थरबाजी हुई है या फिर जो लात घुसे चले हैं, उनसे इतने मारे गए। इस घटना के बाद देश में काफी सरगर्मी बढ़ी है। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई रक्षा मंत्री के साथ में गृह मंत्री के साथ भी, और विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है वो भी इसमें मौजूद थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है 43 ईयर्स के बाद, पहली बार ऐसा हो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर है। ये दोनों देशों के लिए बुरी खबर है। हमने देखा था यहां पे क्या था मामला पूरा, कि सैन्य सूत्रों के अनुसार सोमवार रात को क्या हुआ था कि गोलान जो घाटी था, वहां पर इन सब झड़प में शुरुआत चीनी सैनिकों के रुख बदलने से हुई। क्या हो रहा था कि दोनों मोर्चे पर जो सेनाएं थी, उन पर यह सहमति बनी थी कि उस सहमति के अनुसार जो चीन के सैनिक थे वो गलवान से निकलने के राजी हो गए। लेकिन कुछ ही देर पर आप पलटकर उन्होंने भारतीय सैनिकों पर पत्थरों से हमला करने लगे और चीनी सैनिक संख्या में ज्यादा थे। अचानक हुए हमले से भारतीय बटालियन के जो कमान संभाल रहे थे, कर्नल संतोष बाबू और 2 अन्य जवान भी इसमें जख्मी हो गए। तो ये जो अचानक हुआ, उसके बाद यहां पर पत्थरबाजी और लाठी डंडे के अलावा दोनों देशों के जो सैनिक है, उन्हें हाथ पैर से कई घंटों तक एक दूसरे संघर्ष करते रहे। देर रात किसी तरह की यहां लड़ाई नहीं थमी और इस दौरान तापमान शून्य के करीब पहुंच गया था। यहां पर जो बाकी घायल सैनिक है, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा क्या करवाया गया, हॉस्पिटल्स में। तो हमारा यहां मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था कि हम ये पढ़ रहे थे लगातार कि कहां कहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है, कहां कहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है, कहां कहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है। तो हमने मैप के द्वारा इसको देखा था, हमने इसको देखा था। और यहां पर अब गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि भारत संयम बरतेगा, लेकिन यहां पर जो आक्रामक रवैया है पर नहीं करेगा आक्रामक रवैया बर्दाश्त। जो चाइनीज सैनिकों के द्वारा जो ऐसा किया गया, उसको सहन भी नहीं करेगा। हमने पहले भी इसको देखा था माय डियर फ्रेंड्स। जो चाइना एंड इंडिया का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसको हम काफी दिनों से लगातार नजर बनाए हुए थे कि ये पूरी प्रॉब्लम क्या चल रही है। अगर पेज नंबर फर्स्ट वाले इस न्यूज को हम ले यहां से, तो यहां पूरा मामला क्या है इसको समझना। पूरा मामला क्या था यहां पर, पूरा मामला क्या था माय डियर फ्रेंड्स, कि हमने पहले भी देखा था कि यहां पर है लद्दाख का कौन सा इलाका, लद्दाख जो हमारे यहां पर नया यूनियन टेरिटरी बन गया है। यूनियन टेरिटरी मींस एक केंद्र शासित बन गया है लद्दाख। और यहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम, यहां पर भूटान और यहां अरुणाचल प्रदेश, ये सभी देश एंड हमारे राज्य चाइना से बॉर्डर क्या करते हैं, साझा करते हैं। यहां पर अरुणाचल जो लद्दाख है, लद्दाख में और जो सिक्किम वाला एरिया है, वहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा है किसके बीच में, इंडिया एंड चाइनीज आर्मी के बीच में। यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई, सोमवार की रात को क्या हुआ था, यहां पर जो एलएसी था, तो हमने देखा था कि एलएसी पर गलवान वैली और यहां पर हॉट स्प्रिंग एंड पेंगोंग तसो लेक, इन तीनों जगह क्या हो रहा था, तीनों जगह आर्मी आमने सामने थी एलएसी पर। ये क्या है, एलएसी जो अक्साई चीन था, जिसको 1962 में छीन लिया गया था, 1962 में चाइना के द्वारा छीन लिया गया था इंडिया से। तो ये अक्साई चीन वाला एरिया और जो बाकी हमारा लद्दाख वाला इलाका है, उसकी जो बाउंड्री है, इसी को बोलते हैं हम एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अभी गत रात्रि को क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, गत रात्रि को क्या हुआ मींस सोमवार की रात को यहां पर क्या हुआ था कि जो गलवान वैली है,
गलवान वैली है। यहां पर अगर इसको एलएसी माने, यहां पर गलवान वैली, गलवान घाटी, एलएसी जो है, एलएसी के यहां पर एलएसी को पार करके काफी सैनिक चाइना के आ गए थे। तो समझौता ये हुआ था कि वापस लौट जाएंगे, लेकिन लौटते समय इन्होंने क्या किया, जो चाइनीज आर्मी थी यहां पर उस पर हमला कर दिया पत्थरों से। दोनों आर्मी इस एरिया में क्या हो गई, झड़प हो गई, और इसमें इंडिया के लगभग 20 लोग, 20 जो आर्मी थे वो सोल्जर मारे गए, और चाइना के लगभग 40 के लिए यहां कहा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दुखद घटना है दोनों देशों के लिए। ऐसे मामलों में हमेशा बातचीत के द्वारा मामलों को सुलझाया जाना चाहिए, ना कि लड़ाई से। इससे क्या होता है कि जो दोनों देशों के प्रति नफरत है आर्मीज के प्रति, वो ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ गलवान वैली, और ये 40 सालों में पहली बार हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत डेंजर कंडीशन रही है। ये हॉट स्प्रिंग एंड पेंगोंग तसो लेक, यहां तीनों जगह स्टैंड ऑफ चल रहा है। अब ये पूरी कहानी के पीछे चाइना क्यों चिड़ा हुआ है, इसको बारे में समझना, चाइना क्यों चिड़ा हुआ है। यहां पर चाइना का एक मैप देखते हैं। यहां पर चाइना क्या कर रही है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखिए, ये पाकिस्तान है और ये हमारा एरिया था। यहां पर ये हमारा एरिया था एलओसी, यहां पर एलओसी है, ये एलओसी यहां से निकल रही है। जो इंडिया एंड जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसके बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं एलओसी। और ये जो लद्दाख एंड जो हमारा सियाचिन है, जो हमारा ग्लेशियर था, उसके बीच में जो ये एक बाउंड्री है उसको बोल रहे हैं हम एलएसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पर देखना, यहां पर जो अक्साई चीन और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पर ये जो लाइन है इसको समझ रहे होंगे, ये जो लाइन है यहां पर इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो पाकिस्तान के साथ हमारी लगी हुई है, पाकिस्तान ने जो छीन लिया था हमारा कश्मीर वाला इलाका, जिसको भी पीओके बोलते हैं, और जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान वाला भाग आता है, वही क्या है, यहां पर ये है एलओसी। और इन दोनों के बीच में हमारा ये जो क्षेत्र है, इस पर किसका अधिकार है, ये क्षेत्र है हमारा इंडिया का, जिसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। अब यहां पर देखना, सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल्ड बाय इंडिया, क्लेम्ड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान इस पर क्लेम करता है, लेकिन कंट्रोल किसके ऊपर, इसका, इंडिया का। अब यहां से क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है यहां से, यहां पर क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना क्यों चिड़ा हुआ है, चाइना क्यों प्रॉब्लम में है, चाइना को पता है कि चाइना ने क्या किया है, यहां से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, यहां पर ग्वादर पोर्ट को जोड़ा है इसके सिंजियांग प्रांत को। मींस यहां पर एक सिंजियांग प्रांत है, उसको यहां से पीओके से होते हुए एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। तो यहां पर कहां पर, अरब सागर में ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, इससे जोड़ने के लिए। अब सोचो माय डियर फ्रेंड्स कि जब नॉर्मल कंडीशन में युद्ध हो तो चाइना कहां से आएगा, चाइना यहां से घूमते हुए पूरा साउथ चाइना सी से होते हुए यहां से मलक्का स्टेट हुए ऐसे आएगा, तो इसको कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे युद्ध के समय। अगर ये यहां से आता है डायरेक्टली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से और ग्वादर पोर्ट पर अपना हमला करता है यहां से इंडिया पर या पाकिस्तान से होते हुए, तो इसको 2 दिन लगेंगे या सिर्फ 1 दिन लगेगा, लेकिन यहां से पार करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर चाइना क्यों चिड़ा हुआ है, चाइना के साथ यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि डियर फ्रेंड्स, यहां पर सियाचिन ग्लेशियर की हाइट बहुत ज्यादा है, यहां पर सियाचिन ग्लेशियर की हाइट बहुत ज्यादा है, और ये कब्जे में है किसके, इंडिया के में। और यहां से ऊपर से सब हलचल दिखती है कि चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में कितना काम चल रहा है, क्या चल रहा है। और यहां से जब भी कभी युद्ध की समस्या होगी तो जो ये चाइना इधर से आना चाहता है, कहां पर, हमारे ग्वादर पोर्ट पर, मींस पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर जहां से कभी हमला कर सकता है, तो इस एरिया को यहां से बैठा बैठा इंडिया ऑब्जर्व कर रहा है, और यहां पर बहुत ऊंचाई पर है, यहां से डायरेक्टली टैंक से गोले बरसाना स्टार्ट करेगा इंडिया। तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक दिन क्या 1 घंटे नहीं टिक पाएगा। तो ये डर हमेशा रहता है कि अगर इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप करता है इंडिया, तो क्या होगा, जल्दी से आर्मी पहुंच जाएगी, टैंक पहुंच जाएंगे। जब नीचे यहां पर टैंक पहुंच गए तो फिर अमेरिका से लिया हुआ एक चिनुक हेलीकॉप्टर है, चिनुक हेलीकॉप्टर के द्वारा टैंकर्स को ऐसे उठाया जाता है जैसे बॉल उठा ली जाती है आसानी से। मींस आराम से टैंकर को उठाता है, हाइट पर ले जाकर आराम से यहां जमा देगा, कहां, सियाचिन ग्लेशियर पर, और यहां से तोप डायरेक्ट चलेगी, सीधा यहां पर अटैक होगा किस पर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जो टैंक जा सकते थे यहां पर ग्वादर पोर्ट पर, वहां ग्वादर पोर्ट पर पहुंचने से पहले उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा, यहां पर पहुंचने से पहले ही। इसको समझना, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया किसने, चाइना ने, हमारे पीओके से। इसीलिए इंडिया चिढ़ता भी है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, यहां से ये पूरा सड़क मार्ग के द्वारा पूरा यहां जोड़ दिया, तो यहां पर आने से पहले ही यहां पर बीच में उड़ा दिया जाएगा इनको सारे को। तो जो पूरी जो रास्ता है इसको जब उड़ा दिया जाएगा यहां से बैठे बैठे सियाचिन ग्लेशियर से, तो कहां से आएगा। इसलिए चाइना नहीं चाहता कि यहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इसलिए ये चिड़ा हुआ है चाइना।
और चाइना का यही कहना है कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो उसको रोको, उसको बंद करो, ये समझना। आगे भी हम देखेंगे हमने क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आप समझ जाओगे भी कि हम क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमने क्या किया है, हमने क्या किया है कि हमने एक यहां पर, अगर यहां पर समझोगे थोड़ा और, तो यहां पर हमने एक रोड बनाई है, उसको लेकर चाइना चिढ़ा हुआ है। यहां पर एक है दौलतबाग बेल्ट, दौलतबाग ओल्डी, दौलत बैग ओल्डी। यहां से होते हुए हमने एक रिवर है यहां सियोक रिवर, सियोक से होते हुए हम लेह तक पहुंच गए, और यहां पर दुरबुक, तो दुरबुक सियोक से होते हुए हम यहां पर दुरबुक, यहां सियोक, सियोक रिवर से होते हुए हम यहां पर हमने कई तरह के वो बना लिए हैं पुल, तो यहां से होते हुए हम सीधा यहां पहुंच गए हैं। इसी को लेकर चाइना चिढ़ा हुआ है कि अब इंडिया आसानी से यहां तक हथियार पहुंचा देगा, फिर यहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा इस पर चढ़ा दिया जाएगा और फिर यहां पर अटैक कभी भी किया जा सकता है। मींस इंडिया की यहां पर हाइट है, इंडिया की हाइट ज्यादा है, कभी भी जो चाइना को कभी भी उड़ा, मींस युद्ध में अगर युद्ध होगा तो चाइना को हमेशा प्रॉब्लम होगी। हाइट के कारण इंडिया को हमेशा एक पॉजिटिव क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट, पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा, यहीं से पूरा प्रॉब्लम है। पेज नंबर 2, किसी टाइप की कोई न्यूज नहीं है, नो नीड टू रीड। पेज नंबर 3 पर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर 3 पर चलते हैं। यहां पर राजनीति, तो यहां पर बलूचों और पश्तूनों पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति, मींस बलूचिस्तान वापस वही आ गया, गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां पर पश्तून जो रहते हैं उनको घेरने की पूरी रणनीति कर रही है पाकिस्तान। ये हम इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। हम चलते हैं पेज नंबर 3 पर, पेज नंबर 3। इसके बाद पेज नंबर 4 पर अभी कोई न्यूज नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 पर भी कोई न्यूज नहीं है। यहां पर थोड़ा सा याद रखना कि उत्तर प्रदेश में जो बाहर से लोग आए हैं, कामगार जो माइग्रेंट वर्कर्स, उनको रोजगार के लिए नया आयोग बना दिया गया। वैसे इतना सा याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा आयोग हर राज्य में बनाना चाहिए जो काम कर सके, जो अपने जो श्रमिक हैं उनके बेहतरी के लिए काम कर सके। पेज नंबर 6 पर भी अभी ऐसा कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें, कोई न्यूज नहीं है ऐसा जिसका डिस्कशन करें। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम पहले भी देखे थे कि गलवान घाटी कहां है। गलवान घाटी में इसलिए बढ़ाया चीन ने तनाव, क्यों बढ़ाया चीन ने तनाव, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर पूरा पढ़ना, इसको आप जितना पढ़ सको उतना पढ़ लेना। मैं आपको दिखा देता हूं पूरा ये कंप्लीट, इसको आप एक बार पढ़ के ऑब्जर्व कर लेना। लेकिन यहां पर मेरे लायक जो पढ़ने लायक है और जो समझाने लायक है वो मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा, वो मैप के थ्रू। यहां पर 1975 में पहली चली थी आखिरी गोली, तो ये 1975 के बाद पहली गोली, मीन्स पहली बार अभी गोलीबारी हुई है सेना के द्वारा, या मीन्स पहली बार ऐसी झड़प हुई है, पहली बार ऐसी झड़प हुई है। गोलीबारी तो अभी नहीं हुई कहीं से भी, लेकिन आखिरी बार जो गोली चली थी 1975 में, और सैनिक भी नहीं मरे थे, सैनिक भी अभी मरे हैं दोनों की तरफ से 1975 के बाद। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जो हमारे लिए एक कहीं ना कहीं दुख भरी घटना है। यहां देखो ना, यहां पर मैंने पहले भी बताया था माय डियर फ्रेंड्स कि देखो यहां पर जो दैनिक जागरण में दिया है ये पीओके है, हमने पहले भी देखा था, और यहां पर है एलओसी, जो पाकिस्तान वाली की लाइन जो टच है यहां पर क्या है एलओसी। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये हमारा जम्मू कश्मीर है, यहां पर ये क्या है अक्साई चीन, ये है अक्साई चीन, तो ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और ये जो लाइन है वो है एलएसी, जो अक्साई चीन को अलग करती है वो है एलएसी। यहां पर है गलवान घाटी, जो हमने पहले भी देखा था, गलवान में आमने सामने हुए दोनों आर्मी के सैनिक, गलवान में आमने सामने में दोनों आर्मी के सैनिक। अगर इसको इस मैप से देखें और दूसरे से, तो यहां पर समझना डायरेक्टली हमने क्या देखा था, एक और मैप देख लेते हैं बहुत अच्छे से हम। यहां पर देखना, इस मैप से हमने पहले भी समझा था माय डियर फ्रेंड्स कि यहां पर अगर बात करें तो ये पूरा अक्साई चीन है, ये पूरा अक्साई चीन है यहां पर, और यहां पर ये है हमारा एलएसी, जो ब्लैक जो रेड लाइन आ रही है ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पर है गलवान घाटी, गलवान घाटी का मतलब क्या है, यहां दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में यहां नदी बह रही है गलवान रिवर, गलवान रिवर, और इसी के यहां पर पुल भी बनाए इंडिया ने, और यहीं पर एक तरफ इंडिया एक तरफ चाइना, चाइना इस नदी को पार कर गलवान का जो एरिया है गलवान घाटी में वहां पर आ गई। तो इसी को लेकर स्टैंड ऑफ चल रहा है दोनों देशों के बीच में। तो गलवान घाटी और एक यहां पर घोघरा रीजन है जहां पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 या हॉट स्प्रिंग एरिया यहां पर ही है। उसके बाद एक है पेंगोंग तसो लेक, यहां पर भी स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो गलवान वैली में ये जो स्टैंड ऑफ चला था, ये जो खूनी झड़प हुई है जहां पर दोनों आर्मी के लोग मारे गए हैं, इसको मैंने अच्छे से बता दिया, या आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कहां पर ये गलवान वैली है, कहां पर ये गलवान वैली है। अब यहां पर समझना और कहां प्रॉब्लम आई है,
फिर समझना इसको। यहां पर क्या है, ये जो पूरा मैप है इसमें क्या समझाया गया है यहां पर कि यहां पर एक सियोक रिवर बहती है, सियोक रिवर यहां जो बह रही है क्या है, एक सियोक रिवर। यहां पर आईटीबीपी का बेस है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये हमारा रोड है ब्लैक जो दिख रहा है यहां पर, ये रोड है पूरा ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है, ये रोड है कौन सा, डीएसडी, कौन सा, डीएसडी बीओ, क्या है, डी, यहां पर मैं बता देता हूं, डीएसडीओ बीओ रोड। तो इसी का नाम क्या था यहां पर, इसको पूरा हमने पहले भी देखा था कि ये कौन सा रोड है, डीएसडीओ बीओ रोड, डीएसडीओ बीओ रोड। तो यहां पर डीएसडीबीओ, तो यहां पर दौलत बेग ओल्डी, तो कौन सा है यहां पर, ये दौलत बेग ओल्डी है, ये जो लिखा हुआ दौलत बेग ओल्डी। और यहां पर दुब्रुक और सियोक, दरबुक यहां पर है, दरबुक हमने पहले भी देखा था कि दरबुक एंड सियोक, दरबुक एंड सियोक, सियोक रिवर है यहां पर इसको समझना माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर समझना, यहां पर अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी। तो यहां पर है दौलत बेग ओल्डी। अगर इसको मैप में यहां पर अच्छे से देखें हम यहां पर, तो यहां पर है दौलत बेग ओल्डी जो आपको ऊपर लिखा हुआ है, दौलत बेग ओल्डी ऊपर लिखा हुआ है यहां पर, ये वाला पार्ट। यहां से हमने एक रोड बनाना स्टार्ट किया, हमने रोड बनाते बनाते कहां आ गए, यहां पर एक सियोक रिवर है और यहां पर ही दरबुक है, दरबुक रीजन है। तो यहां पर दरबुक रीजन, फिर सियोक, और यहां से हम लेह तक पहुंच गए। तो ये जो रोड है इसी को बोल रहे हैं दौलत बेग ओल्डी रोड। तो ये थोड़ा सा याद रखना, पेपर में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कौन सा रोड कहां पर है, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब और चलते हैं यहां पर देखना, ये क्या था, डीएस दरबुक सियोक, सियोक रिवर के नाम से एस नाम है, दरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये बना हुआ है यहां पर। और यहां पर गलवान हिंसा हुई है, कहां पर, गलवान घाटी जो है यहां पर गलवान घाटी में क्या हुई है, हिंसा हुई है, ये जो पूरा दिखाया हुआ एरो के साथ। और यहां पर चीनी सैटेलाइट के अनुसार, अमेज के अनुसार, यहां पर ये गलवान नदी है, जो गलवान घाटी है, यहां से बहती हुई गलवान जो घाटी है वहां से बहती हुई कहां जाती है, ये तो गलवान नदी। तो ये कहां बहती है, ये जो गलवान रिवर है वो गलवान घाटी से बहती हुई किधर चली जाती है, ये चली जाती है जो ये एरिया है सियाचिन का, वहां पर बहती चली जाती है। तो इसको और देखना यहां पर, और मैप क्या है यहां पर, ये देखो फिर यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से कि यहां पर वही सियोक गलवान, यहां पर देखो ये कौन सी नदी है, ये जो नदी है वो सियोक रिवर है, ये जो नदी है वो सियोक रिवर है, ये वाली यहां पर सियोक रिवर है। और ये जो नदी है ये सियोक से निकल जाती है एक गलवान, तो ये गलवान रिवर यहां पर आती है, ये गलवान रिवर है, वहां का संगम स्थान है, यहां पर आ जाती है गलवान रिवर। और ये गलवान यहां से इधर से सियोक रिवर आ रही है, यहां से बहती हुई गलवान रिवर है, ये दोनों यहां पर मिल रही है और इसी को बोलते हैं यहां पर गलवान घाटी है और ये सियोक रिवर। यहां पर है एलएसी, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो हिंसा हुई है वो यहां पर हुई है, गलवान घाटी जो यहां पर है, यहां पर हमारी हिंसा हुई है, ये गलवान रिवर है, गलवान रिवर एलएसी। तो यहां समझना ये पूरा क्या है, एलएसी, यहां से पार करते हुए ये एलएसी आ रही है, यहां पर एलएसी, और यहीं पर क्या हुआ है, घटनाएं हुई है, कहां पर, गलवान हिंसा। तो अब देखना यहां पर पूरा मामला क्या है कि जो सियोक रिवर है, फर्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, हमारे लिए इंपोर्ट क्या हो सकता है कि गलवान जो रिवर है उसका, जो सियोक रिवर है उसका नाम सियोक क्यों पड़ा, क्योंकि इसको मौत का नदी बोलते हैं। ये क्या है कि जो चीन में सिंजियांग प्रांत है में लेह, यारकंद, कासगर के बीच कारवा चलता था पहले पुराने समय में, तो सियोक नदी के जमने के दौरान वे क्या करते थे, सर्दियों में इसके किनारे पर यात्रा करते थे। गर्मियों में जब ये नदी वापस पिघल जाती थी तो इसका पानी इतना तेज होता था कि कई लोग इसमें बह जाते थे, जानवर वगैरह, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सियोक रिवर, शोक की नदी। अगर हम गलन घाटी देखें, गलन नदी, तो यहां पर देखना, एक तरफ देखो यहां पर इंडियन आर्मी है, एक तरफ इंडियन आर्मी है, एक तरफ चाइनीज सोल्जर है, तो दोनों आपस में चल रहे हैं साथ में। अब यहां पर देखना गलवान नदी के उद्गम जो होता है वो कोराकोरम रेंज से होता है। कोराकोरम रेंज जो थी वहां पर हमारा, अगर यहां पर हिमालय, हमारा जम्मू कश्मीर है यहां पर, तो यहां पर एक कोराकोरम रेंज गुजर रही है, उसी के द्वारा इसका क्या होता है, यहां पर इसका उद्गम। अभी देखेंगे कोराकोरम रेंज कहां, डोंट वरी। यहां से यह निकलकर अक्साई चीन और पूर्वी लद्दाख के पहाड़ी इलाके से होते हुए आगे बढ़ती है, मींस
पहले अक्साई चीन से आती है और वो पूर्व लद्दाख के पहाड़ी इलाके से होते हुए आगे बढ़ती है और श्योक नदी में मिल जाती है, श्योक नदी में मिल जाती है। और यह सिंधु की सहायक नदी आगे जाके आगे जाकर ये सिंधु की सहायक नदी में मिल जाती है। तो ये समझना कहां से निकल रही है, काराकोरम रेंज से, काराकोरम रेंज। तो यहां पर देखना माय डियर फ्रेंड्स, ये देखो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि ये है काराकोरम रेंज, ये है काराकोरम रेंज। यहां पर ये है पूरा जो ग्रीन ग्रीन दिखा रखा है, यहां पर ये काराकोरम रेंज है, मींस काराकोरम श्रेणी है हिमालय की, काराकोरम दर्रा मींस काराकोरम रेंज। तो यहां से आते हुए एक नदी इधर से बहती हुई आती है, वो है श्योक रिवर, श्योक रिवर। और यहां से जो नदी आ रही है, यहां से जो ये नदी आ रही है, कौन सी, गलवान रिवर, वो गलवान में यहां पर मिल जाती है, किससे, श्योक से। और यहां पर बनाती है गलवान वैली, क्योंकि यहां पर पहाड़ है, उन पहाड़ों से बहती हुई अंदर से आती है। तो यहां पर ये मिलने के बाद फिर चली जाती है, ये पूर्वी लद्दाख में बहती रहती है और सिंधु में मिल जाती है। तो यहां पर आप समझना कि श्योक रिवर में कौन आती है, ये जो गलवान रिवर है वो मिल जाती है, उसके बाद ये सिंधु की में मिल जाती है। मींस अगर एक तरह से देखें तो ये श्योक रिवर की सहायक नदी है कौन, गलवान, और बाद में सिंधु की सहायक नदी, दोनों नदियां हो गई, श्योक भी एंड गलवान रिवर बोथ। कहां से निकल रही है, कहां से निकल रही है, काराकोरम रेंज से, काराकोरम रेंज से निकलती है। काराकोरम ये जो रेंज है पूरा यहां से निकलती है, काराकोरम रेंज से गलवान नदी निकलती है, बहुत बड़ी है। तो यहां से निकलती है, अक्साई चीन से निकलती है, गलवान में मिल जाती है श्योक रिवर से। तो ये गलवान वैली बनाती है, तो गलवान वैली बनाती है। तो ये समझना, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पहले जो लाइन खींची थी उससे समझना, वहां से नहीं निकलती है। ये जो रेंज है, ये जो रेंज है उसी रेंज से कहीं से निकलती है, बहुत पहाड़ियां यहीं से कहीं से निकल जाती है और यहां पर आकर गलवान वैली बनाती है और यहां पर कहीं श्योक रिवर से मिल जाती है, जो यहां से बहती हुई आती है। तो ये श्योक रिवर, गलवान रिवर और सिंधु नदी, तीनों को आप याद रखोगे, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये समझ गए, गलवान रिवर का उद्गम कहां है, काराकोरम का पूर्वी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा। अगर पूर्वी हिस्से के बारे में डायरेक्टली बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यहां पर ये है, ये अगर इधर नॉर्थ देखें, ये साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो उत्तर दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी, यहां कहीं पूर्वी जो हिस्सा है इसका, इस साइड का, वहां पर पूर्वी हिस्से में से कहीं से आती है बहकर। तो पूर्वी हिस्से में से कहीं से बहकर किसी जगह से आ जाती है, इसी को क्या बोल रहे हैं, काराकोरम रेंज। अब चलते हैं आगे। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ जाता है चीजें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको आप जरूर लिखें और दूसरों को भी शेयर करें, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको, माय डियर फ्रेंड्स। और आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर किया कीजिए, उससे मुझे भी पता लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। अगर गलत लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये गलत है, बेकार है, उसको चेंज करो, आपको सारा अधिकार है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो लिखो कमेंट बॉक्स में कि खराब है, आपको पढ़ाना नहीं आता, ऐसा सुधारो, आप क्या पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। इससे ही तो इंप्रूवमेंट होता है, इससे ही तो इंप्रूवमेंट होता है। तो आप ऐसा मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे, कल से बंद कर देंगे। वीडियो बंद नहीं होने वाला है, वीडियो चलता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो चलते रहेंगे, वीडियो चलते रहेंगे। और ये जो लेवल है यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का, ये लेवल उस टाइप का रखता हूं मैं, क्योंकि आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई एम आल्सो यूपीएससी एस्पिरेंट। तो मेरा चांसेस ये रहता है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ सकती है एक अच्छे लेवल के, वो सभी हम यहां पर इंक्लूड करते हैं। तो यहां समझना। बाकी यहां पर देखना अब क्या है, दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी यहां से स्टार्ट हुआ, हमने पहले भी देखा था। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा मींस एलएसी, और यहां पर है गलवान रिवर, गलवान रिवर, और यहां पर ये क्या है, एलएसी, ये एलएसी, यहां पर पेंगोंग, यहां पर दुर्बुक, तो दुर्बुक एंड यहां पर ले, और यहां पर से ही ये क्या चल रहा है, दौलत बेग ओल्डी रोड हम बिछा रखे हैं, और ये क्या है, एलएसी। तो एलएसी के पास पास ये सभी मैप जो है आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। ये मैप हमने जो पहले बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब देखो यहां पर चीन ने क्या किया है, चीन सिनजियांग तिब्बत मार्ग से भारत को यथासंभव दूर रखना चाहता था। वह प्रमुख पहाड़ी और ऊंचाई वाले स्थानों पर कब्जा करना चाहता है। चीन का मानना यह है कि यह नदी घाटी के पूर्वी हिस्सों को नियंत्रित नहीं करता है, तो भारत अक्साई चीन पठार को कब्जा करने के लिए नदी घाटी का उपयोग कर सकता है और खतरे में डाल सकता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा श्योक नदी से आगे बढ़ती है। हाल ही में निर्मित दरबुक सहयोग गांव दौलत बेग ओल्डी रोड DSDBO के साथ नदी बढ़ती है, संचार के लिए महत्वपूर्ण रेखा एलएसी के नजदीक है। हमने पहले भी देखा था पूरा कंप्लीट कि क्या चाइना चाहता है। चाइना हमेशा चाहता है कि मैंने जो रोड बनाया है, हम पहले से ही कितनी बार इसका डिस्कशन कर चुके माय डियर फ्रेंड्स, कि मैंने जो रोड बनाया है यहां पर, ये वाला रोड, यहां सिनजियांग प्रांत है चाइना का, ये चाइना का यहां सिनजियांग प्रांत है,
उसको जोड़ते हुए यहाँ रोड बना दिया। कहां पर? तिब्बत से निकलते हुए। ये जो रोड है इसका नाम है सिनजियांग तिब्बत रोड। और ये जो हमारा हम यहां से दौलत बेग ओल्डी से सियोक रिवर तक जो रोड बना रहे हैं, ये इससे दूर रखना चाहता है, इंडिया को दूर रखना चाहता है, ताकि कभी युद्ध के समय ज्यादा फायदा इंडिया को ना मिले। तो ये सभी पॉइंट्स थे माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स थे जिनका हमने डिस्कशन किया। तो इंडिया एंड नेपाल का, इंडिया एंड चाइना का जो प्रॉब्लम था, इसको हमने अच्छे से डिस्कशन किया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो 2-4 बार वीडियो को जरूर देखो और पिछले वाले जो वीडियो है उनको फॉलो करो माय डियर फ्रेंड्स, तब जाकर अच्छे से समझ में आएगा। ये बिना मैप के समझना टेढ़ी खीर है। तब तक समझ में नहीं आएगा ये पूरा मामला जब तक हमारे मैप्स अच्छे से नहीं हो। हम इतने दिनों से मैप से पढ़ रहे थे, तब जाकर ये पूरे जो बने हुए हैं ये पूरा समझ में आया। अदरवाइज कैसे समझ में आएगा? ये जो बने हुए हैं नहीं समझ में आएगा। एक मैप बना दिया यहाँ पर, दूसरा मैप बना दिया, तीसरा मैप और चौथा मैप, और ये सभी सैटेलाइट मैप हैं। ये नहीं समझ में आ सकते विदाउट गुड प्रैक्टिस ऑफ मैप। पहली बार भारत के साथ तीनों पड़ोसियों के दास सीमा पर संघर्ष है। चाइना चल ही रहा है, पाकिस्तान बीच बीच में गोलाबारी करता रहता है। और नेपाल का मामला हमने पहले देखा था कि लिम्पियदुरा लिपुलेख और काला पानी को लेकर भी हमारा किसके साथ प्रॉब्लम चल रहा है? नेपाल के साथ। तो वो भी हम देखे थे, वो भी हमने देखा था यहां पर। अगर आपको याद आ रहा हो तो अब तो बहुत सिंपल हो गया है। हमने क्या किया था, यहीं से हमने स्टडी की थी कि प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई थी। प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई थी कि हम सिक्किम से पहले जो नाथुला दर्रा को पार करते हुए हम कैलाश मानसरोवर जाते थे, उसकी जगह हमने क्या किया था, यहां पर जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, उसके आस पास से ही सड़क निकालते हुए हम काला पानी रीजन से चले गए थे। कहां पर? कैलाश मानसरोवर में। और यहीं से नेपाल चिढ़ गया कि मेरा जो ये काला पानी रीजन है, जो अब प्रेजेंट में उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिले का पार्ट है, इसमें से आपने सड़क क्यों बना दी? मानसरोवर के जाने के लिए? तो मेरा पार्ट है। और इसी को लेकर जहां पर पहले जो बाउंड्री थी किसकी? नेपाल की, वो यहां तक ही आती थी, धारचूला डिस्ट्रिक्ट के यहां तक ही। लेकिन अब जो नया मैप बनाया है उसको यहां तक दिखा दिया, और जो 3 एरिया है, कालापानी रीजन, लिम्पियदुरा और लिपुलेख, उसको अपना दिखा दिया। और ये पूरा मामला क्या था? ये पूरा मामला काली रिवर को है। हमने पहले भी पढ़ा था कि एक सुगोली संधि हुई थी 1816 में, और 1816 के अनुसार काली रिवर का इधर वाला पार्ट इंडिया, इधर वाला पार्ट नेपाल। तो ये यहां पर जो काली रिवर बह रही है इसको लेकर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओरिजिन को लेकर प्रॉब्लम है। तो काली रिवर यहां से बह रही है तो ये बोलता है नेपाल, तो इधर का इंडिया, इधर का नेपाल पूरा। और इंडिया का कहना है कि यहां से ओरिजिन है काली रिवर का, इट मींस यहां का क्या है? इंडिया, और इधर का नेपाल। और प्रेजेंट में जो ये क्षेत्र है वैसे वास्तव में अभी इंडिया के पास ही है। तो इसी को लेकर जो नया मैप बनाया है, पुराने मैप में जो नेपाल की नक्शा था वो केवल यहां तक था, अब इसने इतना और जोड़ दिया, और लिम्पियदुरा, लिपुलेख और जो कालापानी जो क्षेत्र है उसको अपने मैप में दिखा दिया। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई इंडिया एंड नेपाल के रिश्तों में। तो आपको समझ में आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा कि पूरी कहानी क्या है। आप अगर अच्छे से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको समझ में आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर करना अगर हो सके तो। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। मैं पहले नहीं बोलता था, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट रहता है टीचर के दिमाग पर। वैसे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं इन चीजों पर, मेरा काम है पढ़ाना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर, चाहे गलत कमेंट करो, लेकिन करो कि ये आपका समझ में नहीं आया, आपको ये समझ में नहीं आया और आपको ये समझाना चाहिए, इसको टॉपिक को ऐसे पढ़ाना चाहिए था, तब जाकर आपको सुधार होगा। चलते हैं आगे। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया के पास अब कैपेसिटी क्या हो गई है कि इंडिया ने आयात किया था चिनूक हेलीकॉप्टर। यहां पर देखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चिनूक हेलीकॉप्टर ये क्या करता है? इसको बोलते हैं उड़ता हुआ टैंक। क्या बोलते हैं इस हेलीकॉप्टर को? क्या बोलते हैं? ये हमने अमेरिका से लिया है, इसको बोलते हैं उड़ता हुआ टैंक। और ये हेलीकॉप्टर में इतनी ज्यादा ताकत रहती है कि छोटे मोटे मशीनों को तो वैसे उठा ले जाता है, टैंकर को तो ऐसे उठाता है जैसे बॉल को उठा रहा है। टैंकर को उठा के ऊपर कहीं हवा में ले जाता है, कहीं पर भी रखना हो ये आराम से रख देता है। तो इसमें बहुत ज्यादा क्या है, तो यहां पर अमेरिका से आयातित भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर साजो सामान पहुंचा रहा है। हमने अभी भी देखा था कि सियाचिन ग्लेशियर पर अगर साजो सामान पहुंच गया, अगर टैंक पहुंच गए, तो फिर वहां चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को उड़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। युद्ध के समय जो चाइना दम भरता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के आधार पर कि हम जल्दी से अरब सागर में पहुंचा देंगे आर्मी, पाकिस्तान के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू, वो उसके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। यहां पर
यहां पर देखिए ये जो है हमने क्या किया है, कर्नल छिवांग रिंचुलपुल, हमने लेह का जो दुर्बुक इलाका है वहां पर दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है। हमने कई पुल बना लिए हैं, ऐसे पुल बना लिए हैं जो दौलत बेग ओल्डी रोड को पूरा जोड़ देता है। पहले क्या था, इस नदी को पार करने के लिए बहुत दिक्कत आती थी, अब ऐसा हमने पुल बना दिया है कि यहां से टैंक और जो गाड़ियां आर्मी की वो इतना फास्ट निकल सकती है कि कोई टेंशन नहीं, पहले बहुत ज्यादा टेंशन थी। तो अब जाकर हम क्या कर सकते हैं, अब जाकर हमारे पास पावर क्या हो गई है कि अब हम सीमा पर, जो सीमा है LAC, उस पर आधे घंटे में हम क्या पहुंचा सकते हैं, टैंक और तोप पहुंचा सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अब भारत विमान और चीन जो गिदड़ पपकिया देता रहता है उसकी जगह हम 1.5 घंटे में अपने क्या कर सकते हैं, वहां पर ये सब पहुंचा सकते हैं। इसी को लेकर अब चाइना चिढ़ा हुआ है कि पहले तो इंडिया नहीं पहुंच सकता था कुछ भी, लेकिन अब जो ये दौलत बेग ओल्डी बना लिया है, अब ये नए नए हेलीकॉप्टर लिया है, अमेरिका साथ दे रहा है, तो अब क्या है, मेरी जो पहले जो मैं एक तरह से एडवांटेज में था, पहले मैं जो एडवांटेज में था वो एडवांटेज अब मेरे पास नहीं रहा, उसी को लेकर चाइना चिढ़ रहा है। पहले इसके पास क्या एडवांटेज नहीं था, चाइना के पास पहले एडवांटेज ये था कि इसने खुद ने तो रोड बना ली थी, यहां पर खुद ने यहां पर रोड बना ली थी, सिनजियांग और यहां पर तिब्बत से रोड, तो यहां पर अभी कभी भी आर्मी को ला सकता था इस रोड के थ्रू। लेकिन अब इंडिया ने भी यहां दौलत बेग ओल्डी रोड बना ली है और यहां पर जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, वहां पर अपनी पूरी आर्मी तैनात कर रखी है। यहां से कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अटैक कर सकता है और जब भी LAC पर कोई प्रॉब्लम होगी यहां से आर्मी को इंडिया डांट सकता है। तो इसी को लेकर चाइना अब चिढ़ा हुआ है। चाइना ने सोचा कि अब जो एडवांटेज था मुझे पहले सड़कों का, इस सड़क का पहले एडवांटेज था क्योंकि पहले इंडिया की यहां सड़क नहीं बनी हुई थी तो इंडिया को पहुंचने में काफी टाइम लग जाता बिना सड़क के, लेकिन खुद पहुंच जाता था। अब लेकिन ये जो सड़क बन गई है इससे अब चाइना का क्या हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गया है। तो ये थोड़े से टॉपिक्स हैं जिनको कॉम्प्रेहेंसिव वे में आपको समझना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, कॉम्प्रेहेंसिव वे में समझना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। स्कूलों से ही निकलेगी आत्मनिर्भरता की राह। जो आत्मनिर्भर भारत था, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि आत्मनिर्भर भारत में हम क्या कर रहे थे, सभी जो चीजें इंडिया में बन सकती है तो इंपोर्ट कम करो, इंपोर्ट बाहर से कम करो और एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, हम हमारी जो वस्तुएं उनको बढ़ावा दो। तो ये सभी स्कूलों से निकलेगी क्योंकि हम बालकों को बढ़ाएंगे, उनको एजुकेशन देंगे अच्छी, तभी जाकर वो नए नए इनोवेशंस करेंगे। वही तो पूरे आने वाले भारत की नई पीढ़ियां हैं। तो उसी को लेकर इन्होंने एक सीधा साधा सा एक लेख लिखा है, आसानी से पढ़कर आप समझ जाओगे, डोंट वरी। तो यहां पर आसानी से इसको समझ जाओगे। यहां पर चीन की धोखेबाजी हो गया, भारत से दूरी बढ़ाता नेपाल, हमने देख लिया क्यों दूरी बढ़ाया, पूरा मामला देख लिया इसका हमने कम से कम 5-6 दिनों से लगातार इस पर न्यूज पर नजर बनाए हुए हैं, क्यों दूरी बढ़ रही है, वो सभी बातें सेम है। यहां पर आसान नहीं है बंजर होती जमीन में सुधार। यहां पर सिर्फ हम एक देखेंगे, यहां पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है UNCCD। यहां पर एक सम्मेलन हुआ था UNCCD। तो UNCCD क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। तो ये हम देखेंगे, एक हम यहां देखेंगे COP24 क्या हुई थी, यहां से यूपीएससी में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है COP24 क्या है, ये दिल्ली में हुई थी, इसलिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर COP24 जो सम्मेलन था बंजर भूमि के लिए क्या था, यहां से क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, एक IPCC, एक COP24। आगे चलते हैं और हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेज नंबर 9, यहां पर क्या, महामारी के दौर में स्कूली शिक्षा बहुत बार हो चुकी, ई एजुकेशन के बारे में बहुत बार हमने पढ़ लिया है कि ई एजुकेशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, नेटवर्क को लेकर ये सभी बात, बढ़ता विदेशी विनिमय भंडार ये भी हमने पढ़ लिया, लेकिन दोबारा पढ़ लेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया और ये क्यों बढ़ रहा है। पेज नंबर 10 पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है आज जिसको हम पढ़े। यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे कि FDI के मामले में हम 90वें स्थान पर आ गए हैं और ये जारी कौन करता है ये रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से देखो जो इंपॉर्टेंट है FDI, तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2019 में जो FDI आया है उसके मामले में इंडिया 9वें स्थान पर रहा है और ये जारी कौन करता है, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD इसका नाम है। ये जानकारी निकालता है, ये एक रिपोर्ट निकालता है, इसका नाम क्या है, UNCTAD की एक रिपोर्ट निकलती है, कभी भी पूछ लेगा, वो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। उसमें यह कहा गया कि इंडिया का पूरे वर्ल्ड में क्या है, जो FDI है वो 9वें नंबर पर है, 9th नंबर पर। और यहां पर यही इंपॉर्टेंट है
कि यहां पर इंडिया कौन से नंबर पर है, 9वें नंबर पर। यहां पर देखना, पिछले वर्ष कुल 25 देशों में भारत का 16वां स्थान रहा था, लेकिन इस बार 9वां स्थान है। इस बार 9वां स्थान है। 2018 में हमारा 11वां स्थान था, 2017 में 18वां, 2016 में 9वां स्थान रहा था। मींस ऐसा नहीं कि पहली बार ही रहा। पहले स्थान पर कौन है, चाइना, अमेरिका, उसके बाद कनाडा, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इटली, ये सभी वहां पर है। तो यहां पर एफडीआई के मामले में इंडिया की रैंक कौन सी है, 9th नंबर की। ये थोड़ा सा आप याद रखोगे, ये थोड़ा सा आप याद रखोगे। अगर यहां पर हम देखें और यहां पर कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो चलते हैं। यहां पर सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, कि हमारे यहां पर इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धा कितनी है। भारत में प्रतिस्पर्धा, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वां स्थान मिला है, 43वां। और ये कौन निकालता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, आईएमडी, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, आईएमडी। तो इसको ध्यान रखना, कौन निकालता है, आईएमडी। और कौन सा स्थान आया है, डायरेक्टली यहां से पूछ लेगा, 43 स्थान, 43, कि हमारा जो इकोनॉमी है वो दूसरी इकोनॉमी से कितना ज्यादा कंपटीशन कर सकता है। पहले स्थान पर सिंगापुर है। तो यहां पर इंडिया के लिए क्या बताया कि इंडिया में कमजोर इंफ्रा है और शिक्षा की कमी के चलते, निवेश में कई तरह की खामियों के चलते हमारा प्रदर्शन सुधार नहीं हो पाया। इसमें इसलिए हमारा सुधार नहीं हो पाया है कि हम दूसरों देशों की इकोनॉमी के बदले हम क्या है, हम उतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है। इट मींस क्या है कि अगर कोई वस्तु बनती है तो हमारा कंपटीशन उन लोगों से कम रहता है। यहां पर इस साल भारत की रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी 63 था, इस बार भी। लेकिन जो रोजगार में वृद्धि है, चालू खाता बैलेंस घटा है, उच्च तकनीक वाला निर्यात है, विदेशी मुद्रा भंडार है, शिक्षा पर सरकारी खर्च, राजनीतिक स्थिरता जैसे मोर्चों पर भारत का प्रदर्शन सुधरा है। तो कई मामलों को लेकर ये जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। तो 43वां स्थान याद रखना, 43। पेज नंबर 11 पर एसवे तथ्याकरण, जॉर्ज फ्लॉयड मारे गए थे अमेरिका में, उसी को लेकर कई प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, चीन में फिर बढ़ा महामारी का खतरा। चीन में लगभग 106 केसेज आ गए हैं। चाइना में, बीजिंग में 106 केसेज आ गए हैं, जिसके कारण वापस अब वहां पर बढ़कर 100 संख्या 6 हो गई है 5 दिनों में। तो नए मामले कोरोना वायरस के चाइना में फिर आ गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कोरोना वायरस है ये देशों का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। चाइना ने पहले कहा था कि किसी दिन एक भी केस नहीं आया था, लेकिन वापस अब केसेस जाने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। स्पोर्ट्स से कोई न्यूज नहीं हमारे लायक। पेज नंबर 13 पर कोई न्यूज नहीं ऐसी जिसका हम पढ़ाई करें, मींस जिसका डिस्कशन करें, बिल्कुल सिंपल है सब। यहां पर पेज नंबर 14 आजकल में हमारे लिए ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। हमारे लिए अब जो 2 लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है जिनका हम डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। वो है फर्स्ट, यहां पर यूएनसीसीडी, इसके बारे में याद रखना। यूएनसीसीडी ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मीन्स ये संयुक्त राष्ट्र का एक क्या है, संयुक्त राष्ट्र का एक संधि है। कन्वेंशन मतलब होता है समझौता। ये संयुक्त राष्ट्र का एक समझौता है जिसके तहत जो डेजर्टिफिकेशन मीन्स जो हमारा सूखा है, मरुस्थलीकरण, उससे लड़ने के लिए सभी देशों का एक ग्रुप बना था। तो सभी देश, ये कब आया था, ये आया 1992 में आया, लेकिन जो इफेक्टिव हुआ 1994 में। 1992 में ये पृथ्वी रियो डी जेनेरियो एक समिट हुई थी, पृथ्वी अर्थ सम्मेलन, रियो समिट भी बोलते हैं इसको, रियो समिट। उस समय रियो समिट में आया था 1992 में, और उसी के तहत ये 1994 में लागू हुआ। इसकी जो मुख्य विशेषता है, इसका मेन काम क्या है कि कैसे पूरे वर्ल्ड में जो डेजर्ट है उसको बढ़ने से हम रोकें, कैसे हम जो ड्राउट है उसको कम करें, और जो एरिया ड्राउट है, जिन एरिया में ड्राउट है उनके लिए हम और बढ़ने से कैसे रोकें, और उनमें कैसे हम वाटर संरक्षण। और साथ में यूएनसीसीडी जो है, ये जो समझौता है वो बाध्यकारी है। अगर कोई देश इसमें शामिल है, जो इसमें सदस्य हैं, जैसे इंडिया इसका सदस्य है, तो जो बातें यूएनसीसीडी लागू करती है वो इंडिया को लागू करना पड़ेगा अपने यहां पर। तो यूएनसीसीडी एक बाध्यकारी समझौता है, और ये काम क्या है इसका, मरुस्थलीकरण से लड़ना, मरुस्थलीकरण को रोकना। यूएनसीसीडी ये क्यों न्यूज में रहा है, यूएनसीसीडी
जो यूएनसीसीडी है इसका जो 14वां COP 14 मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसको कहते हैं? जो सदस्य यूएनसीसीडी में रहते हैं वो मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसी को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो 14वें नंबर की कॉन्फ्रेंस हुई है वो हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली में हुई थी, न्यू दिल्ली, इस बार 2019 में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे यूपीएससी के लिए, यहां से डायरेक्टली पूछ लेगा। और पहली बार इंडिया में मीटिंग हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या है? इंटर गवर्नमेंट मीन्स अंतर सरकारी, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज मीन्स जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर एक अंतरराज्यीय सरकारी संगठन है, कई देशों में इसमें शामिल है। ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, पहला पॉइंट है यूनाइटेड नेशन की संस्था है। दूसरा, इसकी स्थापना 1988 में हुई। तीसरा, इसकी स्थापना किसने की? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल विश्व मौसम संगठन, प्लस यूनेप, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम मीन्स जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका काम क्या है? ये अनुसंधान करता है। क्या करता है? अनुसंधान, जितने लोगों ने अनुसंधान किया है उन अनुसंधान के आधार पर ये क्या करता है? रिपोर्ट जारी करता है कि हमारे एनवायरमेंट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका क्या प्रभाव रहेगा, जमीन पर क्या प्रभाव रहेगा, समुद्र के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, मिट्टी के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, और जो ग्लेशियर कितने पिघलेंगे, ड्राउट कितना बढ़ेगा, ये सभी बातें बताता है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये थोड़ा सा याद रखना आईपीसीसी। इसी के साथ आज हमारा लेक्चर खत्म होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी को थैंक यू वेरी मच।